हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वंशागतिकी के आणविक आधार में टॉपिक था लैक-ओपेरॉन, ओपेरॉन मॉडल और लैक-ओपेरॉन जीन नियमन का, है ना। अब यूकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति कैसे होता है, पहले हम लोगों ने देखा था प्रोकैरियोट्स में। अब देखते हैं यूकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति कैसे होता है। तो यूकैरियोट कोशिका जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं ना, जिसमें क्या होता है सुविकसित केंद्रक होता है, हमको पता है। तो इनमें जीन की अभिव्यक्ति कैसी होती है और जीन का नियमन कैसे होता है। तो अपेक्षाकृत ये क्या होता है, यूकैरियोट जो होता है, कोशिका सेल जो होता है वो क्या होता है, बहुविकसित होता है ना, मैच्योर्ड होता है। उसमें जो सारी संरचनाएं होती है, कोशिकीय संरचनाएं जो होती है वो क्या होती है, पूर्ण परिपक्व होती है और सारी संरचनाएं लगभग उस कोशिका में पाई जाती है। इसलिए इसमें जीन का जो जीन का जो नियमन होता है वो कैसा होता है, अपेक्षाकृत जटिल होता है। यूकैरियोट्स की जीन संरचना जो होती है प्रोकैरियोट्स की अपेक्षा जटिल होती है। जब हमें जीव आणविक डीएनए के जीन का क्रम ज्ञात होता है तब हम प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम का अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। क्या होता है कि जो जीव आणविक होता है, जीव का जो आणविक संरचना हमको पता चलता है डीएनए का, तो उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल होते हैं ना, प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन की जो श्रृंखला होती है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अमीनो अम्ल जुड़े रहते हैं। तो वो अमीनो अम्ल का जो क्रम होता है उसका आसानी से हम लोग जो ऑर्डर होता है, क्रम होता है, उसका पता हम लोग कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि हमको त्रिक कोडान पता है। त्रिक कोडान के आधार पर हम उनके कोडान में अमीनो अम्ल का क्रम और अमीनो अम्ल कौन कौन से किस क्रम में वो पता चल जाएगा। यूकैरियोट से जो संबंधित जीव होते हैं वो क्या करते हैं, ओपेरॉन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ठीक है, ओपेरॉन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये यूकैरियोट्स में जो जीन होते हैं वो अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें जो गुणसूत्र होता है वो लंबी संरचना वाली क्रोमेटिन का बना होता है। तो उसमें जो जीन होती है वो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाती है। ठीक है, इस कारण क्या होता है, ओपेरॉन मॉडल का जो प्रोमेटर जीन होता है ना, जो क्या करता है, प्रमोटर जीन जो होता है वो नियंत्रित होता तो है, लेकिन एक जीन का नियमन डीएनए के कई प्रमोटर भागों के द्वारा किया जाता है। क्या होता है, जो एक जीन होता है उसका डीएनए का जो बहुत सारे प्रमोटर भाग होते हैं अलग अलग साइड में, वो क्या करते हैं, उसके द्वारा एक जीन का नियमन होता है। अतः जो जीनों की अत्यधिक संख्या के लिए डीएनए पर उपस्थित जो त्रिक होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम के अनुरूप नहीं होते हैं। अतः इसका अर्थ है कि प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल को जोड़ने के लिए, जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो अमीनो अम्ल को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जीनों में उपस्थित आनुवांशिक जो संरचनाएं होती है या आनुवांशिक सूचनाएं जो होती है वो कंटिन्यूअस सेंड नहीं होती है ना। यह देखा गया है कि यूकैरियोट्स में अमीनो अम्ल की कोडिंग करने वाले न्यूक्लियोटाइड्स के बीच कुछ न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं, है ना, जो अमीनो अम्ल की कोडिंग नहीं करते हैं। क्या बोल रहा है कि जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब प्रोटीन का निर्माण हो रहा होता है, तब क्या होता है कि अमीनो अम्ल को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, अमीनो अम्ल जोड़ने के लिए जीन में जो उपस्थित जीन्स में क्या होते हैं, आनुवांशिक सूचनाएं उपस्थित होते हैं। तो जो जीन्स होता है वो क्या होता है, उनमें जो आनुवांशिक अलग अलग गुणसूत्र में होने के कारण उनमें कंटिन्यूअस सेंड नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो इसके कारण ये होता है कि अमीनो अम्ल को कोडिंग जो करता है ना, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, है ना, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच में न्यूक्लियोसाइड्स भी उपस्थित होते हैं जो अमीनो अम्ल को क्या करते हैं, कोडिंग नहीं कर सकते हैं। ये है यूकैरियोटिक कोशिका में जीन अभिनियम या जीन अभिव्यक्ति या जीन का नियमन। ठीक है इसमें क्या होता है, प्रोमोटर होता है, फिर एक्सॉन होता है, इंट्रो होता है, एक्सॉन होता है। इसको आगे पढ़ते हैं, उसके बाद इसको पिक्चर को डील करेंगे तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसकी क्रियाशीलता के आधार पर यूकैरियोटिक जीन में दो भाग होते हैं। पहला होता है एक्सॉन, है ना, दो भाग होते हैं, तो पहला होता है एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है कि जो डीएनए होता है या फिर जीन होता है वह भाग जो कि एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्ट करता है तथा अमीनो अम्ल की कोटिंग के समय अलग हो जाता है। ये क्या होता है, जो पहला भाग होता है यूकैरियोट्स कोशिका में उस क्रियाशीलता के आधार पर, तो क्या
करता है कि जो एक्सॉन होता है उसमें क्या होता है, जो डीएनए या जीन का वह भाग, डीएनए जो होता है या फिर जो जीन होता है उसका वह भाग जो कि एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है, एमआरएनए को अनुवादित अनुलेखित करता है, वह क्या करता है अमीनो अम्ल के कोटिंग के समय, जब अमीनो अम्ल का कोटिंग हो रहा होता है तब वह अलग हो जाता है। सक्रिय आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया जिसमें आरएनए के अवांछित भाग इंट्रॉन से अलग हो जाते हैं। फिर जब सक्रिय भाग आता है, सक्रिय आरएनए आता है वहाँ पे, है ना, तब क्या होता है, सक्रिय आरएनए का जब निर्माण हो रहा है, मतलब जो डीएनए होता है उसके टेम्पलेट्स अलग अलग होते हैं, तब क्या होता है जो आरएनए के आनुवांशिक भाग, आनुवांशिक मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, वह भाग जो होते हैं वो इंट्रॉन से अलग हो जाते हैं, तथा वे भाग जो कि अमीनो अम्ल की कोटिंग करते हैं। तो अलग होने के साथ साथ वे क्या करते हैं, कुछ जो होते हैं वो कोटिंग करते हैं अमीनो अम्ल की और कुछ भाग जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो एक्सॉन्स का आपस में जुड़ जाना स्पाइलिसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पाइलिसिंग कहलाता है। एक्सॉन का एक्सॉन क्या है आपको पता चल गया ना, कि जो डीएनए का वह भाग जो होता है जो कि एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है और साथ ही साथ अमीनो अम्लों की कोटिंग के समय अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन जो होता है उसका आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, जब अलग अलग एक्सॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्पाइसलिंग बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के समय वह आरएनए जिसमें इंट्रॉनिक एवं जनिक भाग होते हैं वे विसमांगी एचआरएनए बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जब होता है, अनुलेखन की क्रिया जब होती है, तब क्या होता है कि आरएनए जो होता है वो उसमें इंट्रॉनिक एवं एक जनिक भाग होता है। इंट्रॉनिक तो समझ में आ गया कि इंट्रॉनिक क्या होता है, कि आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया के समय आरएनए का आनुवांशिक भाग का अलग हो जाना, और वो क्या कहलाता है, अमीनो अम्ल की कोडिंग करता है। वो भाग क्या कहता है, अमीनो अम्ल की कोडिंग करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के समय वह आरएनए जिसमें इंट्रॉनिक एवं एक जनिक भाग होते हैं वो विषमांगी एचआरएनए बनते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एचआरएनए जो होता है वो वास्तविक में आरएनए का प्रवर्तक होता है, जो प्रमोटर होता है, जो कि विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण ट्रांसलेशन प्रक्रिया द्वारा करता है, उसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन किसको बोलते हैं, जो कि वास्तव में आरएनए का प्रमोटर होता है, आरएनए को प्रमोट करता है, प्रोसेस करता है या प्रमोट करता है, साथ ही साथ जो विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा विशिष्ट प्रोटीन का संश्लेषण करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। दूसरा है इंट्रॉन्स। यह डीएनए का जीन का वह भाग होता है जो कि एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, इंट्रॉन्स जो होता है वो है कि यह डीएनए का जीन का वह भाग होता है जो कि एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। पहला वाला जो एक्सॉन होता है वो जीन का क्या करता है, एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है, और ये एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता। यह भाग क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन यह भाग क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन करता है ना, ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। समझ में आ गया इसमें कि एक्सॉन क्या होता है और इंट्रॉन क्या होता है। एक्सॉन जो होता है सिंपल, अगर हम लोग एक लाइन में देखेंगे उसका आंसर, तो एक्सॉन जो होता है वो डीएनए का वह भाग होता है जो एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है, और जो इंट्रॉन होता है वो एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। ठीक है। अब जीन अभिव्यक्ति कैसे होता है, तो इसकी प्रक्रिया की जानकारी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका अपेक्षाकृत जटिल होता है, ये हमको पता है, क्योंकि इसमें सारे मैच्योर्ड आपके संरचना होते हैं। तो इस प्रक्रिया में बहुत से कोशिकीय पदार्थ जैसे हार्मोन्स, विटामिन, धात्विक आयन एवं कुछ अन्य रसायन भी भूमिका अदा करते हैं। जब इसका प्रोसेस होता रहता है तब क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स आते हैं, कुछ विटामिन आते हैं, उसके साथ साथ धात्विक आयन आते हैं एवं कुछ अन्य रसायन भी जो होते हैं वो वर्क करते हैं इस प्रोसेस पर। ठीक है। तो इसके कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइम पे अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो उनके अनुसार क्या है कि यूकैरियोट्स में जीन अभिव्यक्ति के नियम को समझाने के लिए पहला जो सिद्धांत दिया गया था उसको बोलते हैं प्रोटीन नियामक सिद्धांत। क्या बोलते हैं, प्रोटीन रेगुलेटरी थ्योरी, प्रोटीन नियामक सिद्धांत। यूकैरियोटिक गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। यूकैरियोटिक का जो गुणसूत्र होता है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियस में जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं उससे बने होते हैं। गुणसूत्र में
डीएनए के साथ 2 प्रकार की प्रोटीन होती है। गुणसूत्र जो होता है ना, उसमें उसके साथ साथ डीएनए के साथ, गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के साथ 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, हिस्टोन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ऐसा माना जाता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो क्रोमेटिन को बनाने का कार्य करते हैं। जो हिस्टोन होते हैं वो क्या करते हैं, जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन जो पतला धागा जैसा संरचना होता है उसके निर्माण का कार्य करते हैं, जबकि नॉन हिस्टोन जो होता है वो नियामक में भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत के पक्ष में मैंगलीमोर एवं पॉल नामक वैज्ञानिक ने 1973 में बताया कि जो क्रोमेटिन जो होते हैं वो डीएनए के द्वारा एम संश्लेषण का मुख्यतः नॉन हिस्टोन प्रोटीन के स्रोत पर निर्भर करता है। जो क्रोमेटिन होता है ना, वो क्या करता है, क्रोमेटिन जो डीएनए के द्वारा एमआरएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए के थ्रू होता है एमआरएनए का संश्लेषण, तो क्रोमेटिन जो होता है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के स्रोत पर निर्भर करता है। फिर है स्टेरॉयड हार्मोन एवं जीन नियमन। स्टेरॉयड हार्मोन क्या होता है, उसके थ्रू जीन नियमन कैसे होता है वो देखते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार कुछ स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। स्टेरॉयड का मतलब क्या होता है, जिसमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन कुछ जीन का नियमन करते हैं। स्टेरॉयड क्या होता है, स्टेरॉयड अभी हम लोग कोविड के टाइम पे जब हम लोग का अभी कोरोना चल रहा था तो हम लोग क्या बोलते थे कि स्टेरॉयड की दवाई खा रहे हैं। स्टेरॉयड में क्या होता था लोगों को शुगर है ना, डायबिटीज़ की समस्याएं जो थी वो बढ़ने लगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टेरॉयड मतलब जो होता है वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का अत्यधिक मात्रा को क्या बोलते हैं, स्टेरॉयड। तो स्टेरॉयड हार्मोन एवं जीन नियमन क्या होता है देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में ना। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि स्टेरॉयड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे जीन का नियमन करता है। जैसे चूजों की अंडवाहिनी में प्रोटीन, ओवल, एल्यूमिन का संश्लेषण एवं एस्ट्रोजन की उपस्थिति में ही होता है। क्या बोल रहा है कि ये आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये क्या होता है, आपका जो हार्मोन होता है उसमें ये उसमें क्या करता है, जीन का नियमन करता है, ठीक है, जीन को आगे बढ़ाता है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो चूजे होते हैं है ना, चूजों के अंडवाहिनी में क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो ओवल एल्यूमिन का संश्लेषण करता है। किसके माध्यम में होता है, किसकी उपस्थिति में होता है, तो एस्ट्रोजन की उपस्थिति में होता है। मतलब कुछ हार्मोन्स की उपस्थिति होने के कारण जीन का नियमन होना। कोशिका द्रव्य में एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स निर्माण करता है। जब कोशिका द्रव्य में एस्ट्रोजन होता है, जो चूजा होता है उसके अंडवाहिनी होती है, उसमें क्या होता है, उसके सेल में कोशिका द्रव्य होता है ना। कोशिका द्रव्य में क्या करता है कि जो एस्ट्रोजन होता है वो एस्ट्रोजन क्या करता है, रिसेप्टर प्रोटीन के साथ, दूसरा प्रोटीन आया उसके साथ ऐड हो गया, जुड़ गया है ना, रिसेप्टर प्रोटीन में उसका स्पेस होता है वो उसके साथ जुड़ गया तथा हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया। जुड़ने के बाद एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जिसको क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन। यह कॉम्प्लेक्स केंद्रक के अंदर स्थानांतरित होने के पश्चात डीएनए से जुड़ जाता है। यह कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जब केंद्रक के अंदर स्थानांतरित होता है तब ये डीएनए से जुड़ जाता है। फिर ये क्या होता है, जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तब ये डीएनए में आता है और डीएनए में आने के साथ ये जुड़ जाता है। यह फिर क्या होता है कि यह ओवल एल्ब्यूमिन प्रोटीन के उत्पादन के लिए जो ओवल चूजा जो होता है, चूजे में जो वो क्या करता है, जब अंडा देता है, अंडा में क्या होता है, जो ओवल होता है ना, ओवल बीज का शेप, उसमें क्या होता है, एल्ब्यूमिन पीला भाग जो होता है उसके उत्पादन के लिए एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को सिग्नलिंग में मदद करता है। फिर है तीसरा सिद्धांत आपका ब्रिटन डेविडसन मॉडल। क्या है, ब्रिटन डेविडसन मॉडल या जीन बैटरी मॉडल। तीसरा सिद्धांत क्या बोलता है, देखो दूसरा सिद्धांत में ये बोला कि वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है हार्मोन्स और आपका रेसिपिटर, प्रोटीन रेसिपिटर मिलके, और क्या करता है, जब वो केंद्र के अंदर जाता है तो वो डीएनए के साथ एमआरएनए के साथ डीएनए के साथ जुड़ जाता है। और ये क्या करता है, बाद में जो एग होता है, एग में जो ओवल होता है, एल्ब्यूमिन नामक उत्पादन प्रोटीन जो होता है उसके उत्पादन के लिए ये वर्क करता है, ठीक है। फिर है ब्रिटन डेविडसन मॉडल या जीन बैटरी मॉडल। इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो आर.जे. ब्रिटन तथा E.H. डेविडसन ने सन 1969 में एक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं जीन बैटरी मॉडल, ठीक। इसका स्वरूप अलग है क्या, किस हिसाब से है, तो ओपेरॉन मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा उसके समान ही है। उन्होंने बताया कि संरचनात्मक जीन्स जो होता है वो प्रोड्यूसर और उत्पादक शब्द का प्रयोग किया। जो आपका
जो संरचनात्मक जीन्स होते हैं, मतलब जो जीन की संरचनात्मक इकाई है, उसको क्या क्या नाम दिया उन्होंने? तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने वाला मतलब या उत्पादक, प्रोड्यूस करता है या फिर उत्पादक बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसी प्रकार ऑपरेटर के लिए रिसेप्टर साइट तथा रेगुलेटर जीन के स्थान पर जीन शब्द का उपयोग किया। हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, जो रेसिप्टर होता है ना, ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर जीन जो होता है, उसके लिए इन्होंने क्या नाम दिया? उसको रेसिप्टर जीन दिया, तथा जो रेगुलेटर जीन होता है उसके स्थान पर इसको जीन ही बोला अपने मॉडल में। तो उनके इंटीग्रेटर साइट का नियमन सेंसर साइट द्वारा होता है। अब इंटीग्रेटर साइट क्या है और सेंसर साइट क्या है? तो इंटीग्रेटर साइट है कि जो सेंस को, मतलब अपना कार्य करने के लिए वो उत्सुकता दिखाता है, एक्साइटमेंट दिखाता है, ठीक है। वहाँ से ही सूचना मिलती है कि अब हमको वर्क करना है या फिर अपना वर्क आगे बढ़ाना है। दूसरा होता है सेंसर साइड, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेटर साइड का नियमन सेंसर साइड द्वारा होता है। इंटीग्रेट कैसे होगा? सेंसर साइड के माध्यम से होता है, मतलब उसको सेंस होता है कि अब हमको वर्क करना है। एक चीज़ बताइए, आपका हाथ ऐसे रखा है, ठीक है, तो आपका हाथ रखा है तो उसको पता है कि हमको क्या वर्क करना है। जब तक हमको सेंस नहीं आता कि हमको ये वाला काम करना है, तब तक आपका हाथ उठ के दूसरी जगह नहीं जाता है या फिर वो कार्य नहीं करता है। तो वैसे ही इसमें भी होता है कि जो सेंसर साइट होता है उसके द्वारा इंटीग्रेटर साइट का नियमन होता है। इन वैज्ञानिकों ने अपनी व्याख्या में क्या बताया कि यूकैरियोटिक गुणसूत्र में जो उपस्थित नॉन रिपीटेटिव सिंगल कॉपी डीएनए क्रम की है, मतलब जो डीएनए का जो क्रम होता है उसमें नॉन रिपीटेड कॉपी, मतलब जो क्रम है वो सिंगल क्रम है, एक ही क्रम में है ना, उसका सीक्वेंस जो एक ही है, वो रिपीटेटिव डीएनए क्रमों का भी उल्लेख किया है। तो उसके बाद उसका फिर से रिपीटेटिव, मतलब एक बार एक श्रृंखला हुआ, फिर उसके बाद वैसा ही श्रृंखला दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा श्रृंखला। तो ये क्या हो गया? रिपीट होता गया है ना, रिपीटेटिव खंड बोलेंगे या फिर रिपीटेटिव डीएनए क्रम बोलेंगे। अब इसमें बता रहा है कि जो एक्टिवेटर आरएनए होता है इसमें दो साइट होते हैं, सेंसर साइट अभी हम लोगों ने पढ़ा और इंटीग्रेटर साइट, है ना। और क्या चीज़ बताया कि इसमें कि रेसिप्टर साइट होता है जो हमारा किससे बना है? ये होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर जीन को क्या बोला? ये स्ट्रक्चरल जीन बोला, ठीक है। और रेसिप्टर जीन ऑपरेटर जो जीन था, ऑपरेटर जीन को इसने बोला रेसिप्टर जीन। वैज्ञानिकों ने ब्रिटन और डेविडसन ने इसको क्या बोला? जो इंटीग्रेटर और सेंसर है उस दोनों को बोला प्रोमोटर जीन को। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बताया ओपेरॉन मॉडल के आधार पर। तो जीन बैटरी मॉडल का जो प्रोड्यूसर और इंटीग्रेटर जीन जो होते हैं उनके क्रम में जो आरएनए के अनुलेखन होती है, आरएनए के अनुलेखन में भाग लेते हैं। जब आरएनए का अनुलेखन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसमें भाग लेते हैं। जबकि जो सेंसर और रेसिप्टर होते हैं वो अनुक्रम होते हैं। अनुक्रम का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है, जो कि आरएनए के संश्लेषण में भी भाग नहीं लेते हैं। आरएनए का जब संश्लेषण होता है उसमें भाग नहीं लेते। ये केवल अणुओं को पहचानने का ही कार्य करते हैं। कौन कौन? तो रेसिप्टर भाग और सेंसर जो जोन होता है, सेंसर जीन और रेसिप्टर जो जीन होता है, वो पार्ट जो होता है वो क्या करता है? सिर्फ अणुओं को पहचानने का ही कार्य करता है। ये आरएनए के संश्लेषण में भाग नहीं लेता है, ठीक है। ब्रिटन और डेविडसन ने अपने मॉडल में सेंसर स्थल द्वारा नियंत्रित प्रोड्यूसर जीनों के समूह को क्या कहा? बैटरी कहा। जो सेंसर स्थल में क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं जीन। ये हमारा ये वाला भाग जो था, है ना, इधर था भाग, तो ये जो था सेंसर था, इंटीग्रेटर था। जो इंटीग्रेटर जो था, ये वाला जो सेंसर था और इंटीग्रेटर जो था, ये वाले भाग को क्या बोला उसने? बैटरी जीन समूह कहा, ठीक है, बैटरी समूह कहा या समूह को बैटरी कहा, ठीक है। यह बैटरी जो होती है जीन के समूह को एक साथ सक्रिय, बैटरी क्या करती है? किसी भी चीज़ को, जैसे रिमोट में लगा होता है बैटरी, मोबाइल में लगा होता है ना, और बहुत सारी चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में, गाड़ी में बैटरी लगा होता है। ये सारी चीज़ें क्या करती है? कोई भी वस्तु को एक्टिवेट करने का काम करती है। बिना बैटरी के क्या रिमोट चलेगा? नहीं। घड़ी चलेगा? नहीं। गाड़ी चलेगा? नहीं। तो ये क्या करती है? बैटरी। इसलिए जो इन सेंसर और इंटीग्रेटर जो समूह है उसको उसने क्या कहा वैज्ञानिकों ने? उन्होंने क्या कहा? ये
बैटरी कहा क्योंकि ये जो समूह है वो बाकी समूहों को सक्रिय करने का कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही समय में सभी इंटीग्रेटर जीनों के द्वारा अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। फिर है टाटा वॉक्स एवं कॉट वॉक्स का सिद्धांत। इन्होंने क्या किया कि डीएनए श्रृंखला में जितने भी जीन उपस्थित होते हैं वो नियमनकारी न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों में के बारे में और अधिक जानकारियां उपलब्ध हुई। क्या करता है? जो अनुक्रम में होते हैं डीएनए का श्रृंखला में उपस्थित जो जीन होते हैं वो नियम के मतलब कैसे प्रोसेस करते हैं उनके न्यूक्लियोटाइड के बारे में टाटा वॉक्स और काट वॉक्स के द्वारा, जो काट वॉक्स जो है उनके जो सिद्धांत है उसके द्वारा इनके बारे में और जानकारियां हुई। जैसे कि 30 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम इसमें टाटा क्षारकों का अनुक्रम पाया जाता है। जो 30 न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है, अपस्ट्रीम क्रम होता है ना, पहले जो 30 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनका जो क्रम होगा उसको क्या बोलेंगे? टाटा क्षारकों का अनुक्रम। क्या बोलते हैं? टाटा क्षारकों का अनुक्रम। फिर क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स में 30 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं अपस्ट्रीम युक्त छोटा अनुक्रम पाया जाता है। यूकैरियोट्स में छोटा अनुक्रम पाया जाता है। इसके लिए क्या होता है? जो उनमें अनुलेखन क्रिया के लिए आवश्यक होता है, जो ट्रांसलेशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रिपीटेड जीन्स पढ़े हम लोगों ने, तो रिपीटेड जीन्स कैसे होगा? ट्रांसलेशन के द्वारा होगा। तो ये जो छोटे क्रम जो होते हैं उसमें फिर ट्रांसलेशन की क्रिया होती है तो वो बड़े हो जाते हैं। इस अनुक्रम की खोज किसने की थी? तो गोल्डबर्ग एवं होगेंस नामक वैज्ञानिक ने सन 1979 और 80 में की थी। अतः इसे गोल्डबर्ग होगेंस बॉक्स या टाटा बॉक्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त टाटा बॉक्स के पूर्व एवं बाद में 200 क्षारों के अनुक्रमों का ठीक इसी प्रकार के अनुक्रम पाए जाने पर, अनुक्रम का मतलब होता है कि सीक्वेंस। एक चीज याद रखना आप लोग, अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। तो क्या बोल रहा है कि जो क्षारों का मतलब हम लोग जो अमीनो अम्ल पढ़ रहे हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली क्षार होते हैं। उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारक होती है। अम्ल है मतलब आपका जो अमीनो अम्ल होता है उसको छोड़कर बाकी प्रकृति कैसी होती है? क्षार की प्रकृति होती है। तो उसका जो क्षार का क्रम जो होता है 200 में, वो अनुक्रमों को ठीक इसी प्रकार अनुक्रम पाए जाते हैं जो कि किसी न किसी रूप में अनुलेखन जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें क्या करते हैं? नियंत्रण रखते हैं। उदाहरण है कार्ड बॉक्स या बॉक्स प्रमोटर क्षेत्र में 70 से 80 क्षार युग्मकों के मध्य उपस्थित क्षेत्र पाया जाता है। जो कार्ड बॉक्स होता है इसको बोल सकते हैं हम लोग कार्ड बॉक्स। इसमें क्या हो रहा है कि प्रमोटर जो रीजन होता है, प्रमोटर रीजन सबसे शुरू वाला जो फर्स्ट भाग होता है उसको बोलते हैं प्रमोटर रीजन। उसमें क्या पाया जाता है? 70 से 80 क्षार युग्मकों के मध्य उपस्थित क्षेत्र पाया जाता है। युग्मक में होते, जोड़ी में होते 70 से 80 उनका क्षेत्र पाया जाता है। और टाटा बॉक्स में लगभग 200 क्षारकों के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पूर्ण होती है। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया जो टाटा बॉक्स होता है उसमें कितने? लगभग 200 क्षारकों के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पूर्ण होती है। ये है कार्ड बॉक्स जिसमें इस 40 से 80 का जो प्रमोटर प्लेस होता है उसके बीच में होता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से फिर जब आगे बढ़ते हैं तो ये क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, इसमें 100 से 200 के बीच में क्या होता है? इनहेंसर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इसको कार्ड बॉक्स, इसको बाटा बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा टाटा बॉक्स और आपका कार्ड बॉक्स। क्या पढ़ा? टाटा बॉक्स और कार्ड बॉक्स। टाटा बॉक्स में क्या होता है कि 100 से 200 क्षारकों के युग्मों का क्रम पाया जाता है। और जो कार्ड बॉक्स होता है वो प्रमोटर जिनके स्थान पर होता है उसमें लगभग 70 से 80 क्षार युग्मकों का युग्मक जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में भाग लेते हैं। ये तो हो गया जीन अभिव्यक्ति और जीन नियमन की प्रक्रिया। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीनोम एवं जीनोमिक्स। क्या है? जीनोम एवं जीनोमिक्स। जीवधारियों में उपस्थित समस्त जीनों का आनुवांशिक पदार्थ उसका जीनोम कहलाता है। जीवधारी में जितने भी जीन्स होते हैं तो उसका जीन्स में क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ संग्रहित करके रखता है, तो उनको क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। जीनोम जो होता है वो डीएनए या आरएनए विषाणु में आरएनए का बना होता है। डीएनए या आरएनए विषाणुओं में क्या होता है? आरएनए का बना होता है। जो मतलब जो इकाई होती है आनुवांशिक पदार्थों का, जो इकाई होता है जीवधारियों के जीन में, उसको बोलते हैं जीनोम। इसका सबसे प्रथम उपयोग किसने किया था? हैंस विक्लर नामक वैज्ञानिक ने 1920 में किया था।
जीनोम के अंतर्गत नाभिकीय जीनोम के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल एवं क्लोरोप्लास्ट डीएनए को सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, नाभिक के जो जीन होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और कहाँ होता है, देखो सेल होता है, सेल के बीच में केंद्रक होता है, इसको नाभिक भी बोलते हैं, और यहाँ पे पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसके भी डीएनए को सम्मिलित किया गया है, किसके अंतर्गत, जीनोम के अंतर्गत। प्रत्येक जीनोम में जीवधारी के शरीर को बनने तथा उसके विभिन्न क्रियाओं के संचालन संबंधी जीन माने जाते हैं। जो जीन होता है, जीनोम जो होता है वो क्या करता है, जीनोम जो होता है वो जीवधारी के शरीर का बनने मतलब कोशिकाओं का क्या करता है, सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, आवश्यकताओं का आदान प्रदान करता है और नए सेल्स का निर्माण होते जाता है। इससे विभिन्न क्रियाओं का संचालन तो होता ही होता है, उससे संबंधित जीन होते हैं। ठीक है, उदाहरण, अगर जीन में 3 बिलियन से भी अधिक डीएनए क्षारक युग्म में पाए जाते हैं, जिसमें से 30,000 क्षारक युग्म या जीन सक्रिय रहते हैं, तो जीनोम की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करना जीनोम विश्लेषण कहलाता है। कि यदि कोई भी जीनोम की बात करते हैं हम लोग, उसमें लगभग 3 बिलियन से भी अधिक डीएनए होते हैं जिसमें क्षारक युग्म पाए जाते हैं। तो क्षारक युग्म क्या होते हैं, जिसमें से 30,000 जो क्षारक युग्म होते हैं वो जीन सक्रिय रहते हैं, उसके जो जीन होते हैं वो सक्रिय रहते हैं। तो जीनोम की जो संरचना होती है तथा कार्य जो होता है, अगर उसको हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जीनोम विश्लेषण। इसे सामान्यतः जीनोमिक्स कहते हैं। जीनोम विश्लेषण को, जीनोम किसको कहते हैं, तो इकाई को, जीन में जो आनुवांशिक इकाई होती है उसको जीनोम बोलते हैं। और जीनोम विश्लेषण किसको बोलते हैं, तो जीनोम्स का अध्ययन करना, छाया युग्मकों के माध्यम से उन लोगों का अध्ययन करना या अवलोकन करना क्या कहलाता है, जीनोमिक्स या जीन विश्लेषण कहलाता है। जीनोम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ जीनोम्स। जीनोम के अध्ययन का निम्न कार्यों में उपयोग होता है। जीनोम के अध्ययन का किस किस चीज़ में उपयोग होता है, तो देखते हैं। इसके द्वारा मानव आनुवांशिकी को समझने में मदद मिलती है। मानव में आनुवांशिक जो इंसान होते हैं, है ना, इंसानों में जो आनुवांशिक क्रियाएं होती है या फिर आनुवांशिक संबंधित जो चीज़ें होती है उसका अध्ययन करने में आसान होता है। इसकी सहायता से वंशागत बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि जो वंशागत बीमारी होती है वो जीन्स के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, है ना, वंशागतिकी करते हैं। तो यदि अगर जीनोम आपका सही है तो आपका वंशागति वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर है कोई प्रॉब्लम तो उसका इलाज पॉसिबल कर सकते हैं पहले पूर्व में। इसकी सहायता से आनुवांशिक विकृति का उपचार किया जा सकता है। हम लोगों ने बोला कि उसके पूर्व में कोई भी कार्य करने से पूर्व उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ कार्य कर सकते हैं जिससे विकृति का उपचार पहले हो जाएगा। इसके अध्ययन से ट्रांसजेनिक जीवों पैदा करने में सहायता मिलती है, मानव जीनोम परियोजना जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन से क्या होता है, ट्रांसजेनिक जीवों को, ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, अपने अनुसार जीवों को पैदा करने की क्षमता इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक, फिर है नेक्स्ट टॉपिक आपका मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या होता है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या होता है कि मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र हैं उस पर लगभग कितने जीन्स पाए जाते हैं, तो 30,000 से अधिक जो क्रियाशील जीन्स होते हैं, एक्टिवेटेड जीन्स जो होते हैं पाए जाते हैं। ये जीनोमिक डीएनए का 3% भाग है। ये जो जीनोमिक डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए का मतलब क्या हो गया कि जिस गुणसूत्र पर जो जीन्स होते हैं उसको उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीनोमिक गुणसूत्र बोलेंगे या फिर जीनोमिक डीएनए बोलेंगे। उसका 3% भाग है। एक अनुमान के अनुसार मानव जीनोम में लगभग 3 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। यदि हम लोग एक अवलोकन के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो मानव जीनोम होता है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो लगभग 3 लाख न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। मानव जीनोम का विश्लेषण करने के लिए मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ की गई। यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें मानव जीनोम के संगठन, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू में क्या किया जाता है, मानव जीनोम के जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो संगठन, उसमें कौन कौन सी चीज़ क्रियाशील होती है, कौन सी नहीं, साथ में स्ट्रक्चर, उनका संरचना कैसा है, कार्य क्या क्या करते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजना है। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजना, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए के मार्गदर्शन में चल रही है। यूएसए मतलब हो गया आपका अमेरिका, और अमेरिका में उन्होंने क्या किया है, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो 1990 में प्रारंभ हुई थी तथा 26 जून 2000 तक पूर्ण हो गई। इसमें क्या क्या किया है,
उनके संगठन का, मानव जीनोम के संगठन का, उनके संरचना का और उनके कार्यों का अध्ययन किया। फिर है गोल्स ऑफ HGP, जीनोम का जो परियोजना है उसका उद्देश्य क्या था। तो मानव जीनोम का विस्तृत जेनेटिक लिंकेज मैप तैयार करना, कि मानव जीनोम का कहाँ पे कैसा क्षार युग में है, कैसा क्या चीज़ है, उसका विस्तृत मैप जो है लिंकेज मैप जिसको बोलते हैं जेनेटिक, उनके कार्य करने का तरीका, उनका जो आनुवांशिक क्या बोलते हैं, जो जेनेटिक मतलब क्या हो गया आपका, आनुवांशिक से संबंधित जो सूचनाएं जो हैं वो कहाँ पे किस प्रकार की सूचनाएं या फिर किस हिसाब से वो एक्टिवेट होता है, उसका लिंकेज मैप तैयार किया। फिर जीनोमिक डीएनए की क्लोनिंग करके मानव जीनोम का भौतिक मैप तैयार करना। जीनोमिक डीएनए का जब क्लोन हुआ मतलब उसके जैसे ही संरचना का निर्माण हुआ तो मानव जीनोम का भौतिक मैप भी तैयार किए। मानव जीनोम के न्यूक्लियोटाइड्स का पूर्ण क्रम निर्धारित करना, मानव का जो जीन होता है या फिर मानव के शरीर में जो जीन्स होते हैं उसमें किस क्रम में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बारे में पता चला। मानव जीनोम के 50,000 से 1 लाख जीनों की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करना, उनका क्रम कैसा है, किस क्रम में कौन सा आपका क्षार आएगा या अमीनो अम्ल आएगा उसको तैयार बताना। जीनोम से संबंधित डाटाबेस तैयार करना तथा इनके संरक्षण और विश्लेषण हेतु तकनीक और उपकरण एवं सॉफ्टवेयर विकसित करना। अच्छा, जीनोम जो हम लोग जीनोम्स का जो अध्ययन करते हैं उसके थ्रू क्या होता है कि हम किसी भी जो विलुप्त हो रहे जीव है उसका कारण पता लगा सकते हैं और उसके विलुप्ति के कागार को हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है। उठने वाले सामाजिक तथा कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। डीएनए क्लोनिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग जैसे आनुवांशिक तकनीकों को विकसित एवं उपयोग। अच्छा, कोई भी जो जीन्स होते हैं उनका जो क्रम अगर अलग अलग हो जाता है तो उससे क्या होती है, विकृति होती है। तो अगर हमको पता रहेगा कि इस क्रम में विकृति है या फिर ये क्रम जो है विकृत है तो क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए कोई उपचार करेंगे। तो ये किस से सफल हुआ, इस परियोजना के माध्यम से सफल हुआ। तो डीएनए का क्लोनिंग होता है, डीएनए की सीक्वेंसिंग जैसे होती है, उससे आनुवांशिक तकनीकों का विकसित किया गया उसके माध्यम से। इसका चरण क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं मानव जीनोम परियोजना के। तो इनका मानव जो जीनोम होता है वो बहुत बड़ा होता है ना, क्योंकि इसमें असंख्य मानव जो होते हैं उनमें असंख्य यूकेरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो इसके डीएनए में 3x10 BP क्षारक में पूर्ण किया गया। प्रथम चरण में क्या हुआ कि मानव जीन का विस्तृत मैप बनाया गया, जीनोम का कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे वाले जीन्स जो है वो प्रेजेंट हो जीनोम से है। द्वितीय चरण में जीनोम की पूर्ण क्लोनिंग की गई, क्लोनिंग मतलब वैसे ही संरचना तैयार किया गया। तृतीय चरण में जीनोम की सीक्वेंसिंग करके उसका क्रियात्मक विश्लेषण किया गया, वो कैसा कैसा कार्य करता है उसका विश्लेषण किया गया। ठीक है। इसका सीक्वेंस करने का क्या लाभ हुआ, सीक्वेंसिंग करने का मतलब उसके क्रम को देखने का या क्रम को जमाने का, उससे क्या लाभ हुआ कि जीनों की संख्या, वास्तविक स्थिति तथा कार्यों का ज्ञान हो गया हमको। जीन नियंत्रण की जानकारी होना कि जीन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है उसको, उसके आधार पर मानव जीनोम के संगठन की जानकारी मिलता है, जिससे मानव के गुणसूत्र की संरचना तथा संगठन की जानकारी होती है। क्लियर। इसके सीक्वेंसिंग का क्या लाभ है। फिर है चावल का जीनोम परियोजना। पहले तो हो गया मानव का अब देखते हैं चावल का जीनोम परियोजना। चावल एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है, धान का कटोरा। क्या बोला जाता है, तो इसका जीनोम क्या होता है, ये हमारे लिए उत्तर रही है, ये हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है। चावल एक क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण खाद्य होता है और लगभग बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो चावल को भोजन के रूप में ग्रहण करती है ना। और इसकी बहुत सारी प्रजातियां भी हमको पता है, अलग अलग प्रजाति के चावल होते हैं। और इसका उपयोग को देखते हुए इसका क्या किया गया, चावल जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना प्रारंभ की गई, जिसमें क्या होता है कि भारतवर्ष सहित विश्व के 10 देश सम्मिलित किए गए। इसका USA से प्रारंभ हुआ, इसका भी संरचना इसका खाद्य पदार्थ के रूप में तो 10 देश थे, है ना। कितने थे, 10 कंट्रीज थे, उसमें से हमारा भारत भी एक कंट्री था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि चावल के जीनोम में उपस्थित सभी जीवों की जानकारी प्राप्त करना कि चावल के जीनोम में कौन कौन से जीन्स उपस्थित है। जीन्स में अंतर संबंध ज्ञात करना कि जो उन जीन्स हैं उनमें क्रियात्मक, संरचनात्मक या किस प्रकार का अंतर संबंध उपस्थित है, ये पता चल गया हमको। चावल के जीनोम का मानचित्र आधारित सीक्वेंसिंग तैयार करना।
चावल की जीनोम का क्या किए, जब जीनोम का क्रम पता चला तो उसका हम लोग मानचित्र बना के रखे कि कौन सा जो जीन होता है वो ट्रिपलेट कोडान को फॉलो करता है ना। भविष्य के प्रयोगों हेतु जीन को संग्रहित करना, कि भविष्य में हम लोग नए जीन्स के थ्रू नए प्रजाति का चावल कैसे बना सकते हैं, उनका क्लोनिंग, उनका सिक्वेंसिंग कैसे चेंज करके हम लोग नए प्रकार के फसल का निर्माण कर सकते हैं, वो देखा गया। ठीक है, इस परियोजना के दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक वैज्ञानिकों ने भाग लिया इस परियोजना में। तो ये जो परियोजना था वो लगभग सन 2000 में पूर्ण हो गई, और इस परियोजना के तहत क्या किया गया, चावल में उपस्थित जीनोम का मानचित्र तैयार कर लिया गया। और इसके परिणाम क्या निकले कि देखो, हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, तो वैसे ही चावल के जीनोम परियोजना के अध्ययन कर रहे थे, तो उन अध्ययनों का जो रिजल्ट था वो क्या था कि चावल का जीनोम जो होता है अन्य फसलों की अपेक्षा छोटा होता है। इसमें 5 किस्म है, इंडिका, अस, बोरो, बासमती, सदरी, ट्रॉपिकल जापानिका और टेम्परेट जापानिका, अलग अलग प्रकार के किस्म का चावल दिया गया था। इसमें लगभग 389 मिलियन, चावल में कितने क्षार युग्मक पाए जाते हैं, तो 389 मिलियन क्षार युग्मक पाए जाते हैं। इसमें ट्रांसपोजोन्स की जो संख्या होती है वो काफ़ी अधिक होती है, 35% तक होती है, कि 8वें व 12वें गुणसूत्र के क्रम में 38.0% से 38.3% होती है। ट्रांसपोजेबल तत्व कोशिकांगों से नाभिकीय गुणसूत्र में जीनों का स्थानांतरण करते हैं। जो ट्रांसपोजेबल ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसपोजेबल मतलब ये क्या करते हैं, कोशिकांगों से नाभिकीय गुणसूत्रों में जीनों का, जो कोशिकांग होते हैं और नाभिक में जो गुणसूत्र रहते हैं उनके मध्य क्या करता है, जीनों का ट्रांसफर करता है। फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। प्रत्येक व्यक्ति का जो डीएनए होता है वो अलग अलग होता है, स्पेसिफिक होता है। इसमें पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं AICG, ये क्या हो गया, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, है ना, और ये है आपका थाइमिन, ATCG होता है ना। न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम क्या होता है, ATCG होता है। एक व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाली समस्त कोशिकाओं में गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से समान डीएनए पाए जाते हैं। क्या होता है कि एक व्यक्ति, देखो, प्रत्येक जितने भी जीवधारी उपस्थित है हमारे इसमें वातावरण में या फिर हमारे समाज में, उनके सारे के जो डीएनए होते हैं वो अलग अलग होते हैं और फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति की अगर सारे डीएनए का रिपोर्ट देखा जाए, सारे डीएनए का देखा जाए, तो उसका क्या होता है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से समान होता है। मतलब उसके एक बॉडी का सारा डीएनए जो होगा वो एक जैसा होता है। अतः डीएनए में पाए जाने वाले क्षारकों के क्रम में समानता अथवा अंतर जो होता है उसके आधार पर व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। कैसे पहचान करते हैं कि उनका समानता और उनका अंतर, हम लोग किसी भी चीज़ में डिफरेंस कैसे करते हैं, या तो उनके समानता को देखते हैं या फिर उनमें अंतर को देखते हैं, है ना। अतः वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है। किसी भी व्यक्ति का अगर हमको क्या करते हैं, उसके डीएनए के विशिष्टता के आधार पर क्या करते हैं, उसका पहचान करते हैं, तो उसको डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाते हैं। द टेक्निक टू आइडेंटिफाई अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर डीएनए स्पेसिफिसिटी इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस विज्ञान की आधारशिला एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एलेक जेफरीज द्वारा सन 1985 में रखी गई। भारत के हैदराबाद में स्थित विश्व प्रसिद्ध प्रयोगशाला कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के डॉक्टर लालजी सिंह तथा डॉक्टर VK कश्यप द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, मेथड। इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम वांछित व्यक्ति के डीएनए का सैंपल प्राप्त किया जाता है। मतलब जिस व्यक्ति का हमको चाहिए होता है डीएनए, उसका ले लेते हैं सैंपल। फिर सामान्यतः रक्त से तैयार किया जाता है। डीएनए जो होता है, डीएनए का जो सैंपल होता है या तो रक्त से तैयार किया जाता है या फिर वीर्य, अस्थि मज्जा या आदि से भी डीएनए का सैंपल तैयार किया जाता है। इस कार्य हेतु डीएनए की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। तो जो ब्लड होता है उसमें हमको आसानी से मिल जाता है। प्राप्त डीएनए सैंपल को क्या करते हैं, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से क्रिया कराकर क्या करते हैं, जो प्राप्त जो डीएनए होता है उसको किससे क्रिया कराते हैं,
एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्रिया कराते हैं सबसे शुरू, फिर क्या करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया होती है, उससे जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया होती है, तो उस जेल को क्या करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया के माध्यम से जो डीएनए का फिंगरप्रिंट होता है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लड सैंपल लेंगे पहले, फिर डीएनए लेते हैं। डीएनए का सेम रेस्ट्रिक्शन जेल फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। रेस्ट्रिक्शन किससे किए, एंजाइम से किए, उसके बाद क्या होता है वो एंजाइम से क्रिया कराए, एंजाइम से फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया होती है, उसके द्वारा क्या होता है डीएनए का निर्माण हो जाता है। ये है आपका डीएनए, फिर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंडोन्यूक्लियस के द्वारा रिएक्शन कराते हैं उसका, है ना। फिर क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो फिर क्या होता है वो ब्लॉट हो जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंट का निर्माण हो जाता है। फिर तीसरा जब उसका प्रोसेस होता है तो जेल से जो प्राप्त जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया से प्राप्त जो डीएनए होता है अब नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित किया जाता है। किसमें स्थानांतरित करते हैं, तो नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में। एक फिल्टर मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम है नाइट्रोसेल्यूलोज, उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो हमको प्रिंट पर मिला है उसको क्या करते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में रख देते हैं और आपका उसको क्या करते हैं उसके पश्चात इस फिल्टर को 80 सेंटीग्रेड पर ओवन में रखा जाता है। 80 सेंटीग्रेड उसका तापमान सेट किया जाता है, किसका, ओवन का, और उसमें रख दिया जाता है जिससे फिल्टर पेपर पर डीएनए का प्रोब बन जाता है, निशान बन जाता है। ठीक है, उसका आकार बन जाता है। इन डीएनए प्रोबों को धोने के पश्चात ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता है। जब उस प्रोब को धो देते हैं, साफ कर देते हैं, तो ऑटो रेडियोग्राफी जब होता है उसके द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जेल पर प्राप्त डीएनए बैंड को शक के दायरे में आए व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से मिलाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये जो होता है क्राइम जो होता है उस दिशा में हम लोग इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो इसमें क्या करते हैं कि कहीं पे भी हम लोग को लगता है कि इस चीज़ में इस व्यक्ति का निशान हो सकता है, तो उस जहाँ पे वो निशान पूर्व में मिला रहता है उसका प्रोब तैयार करते हैं और बाद में उस जो व्यक्ति के ऊपर हमको शक हो रहता है उसका तैयार करते हैं, फिर वो दोनों को मिला देते हैं। यदि दोनों फिंगरप्रिंट्स में बैंड एक समान होते हैं, जस्ट लाइक ये जो होता है बैंड सारे व्यक्तियों में अलग अलग होता है, कोई भी जीव जो होते हैं उनमें सारे जीवों में ये अलग अलग पाया जाता है, तो उसके निष्कर्ष निकलता है कि वही व्यक्ति अपराधी है जिस पर शक किया जा रहा है। इसी प्रकार यदि फिंगरप्रिंट में असमानता होती है तो वह व्यक्ति निर्दोष प्रमाणित होता है। इस सिद्धांत का उपयोग जो होता है संतान के जैविक माता पिता का निर्धारण में भी होता है, माता पिता से भी संबंधित होता है, इसलिए इसका जो चेक होता है कभी कभी हम लोगों ने पढ़ा है या फिर सुना है कि माता पिता से बच्चे ये जो बच्चे हैं वो माता पिता के हैं या नहीं, इसके लिए भी क्या कहते हैं इस प्रोसेस को अपनाकर हम लोग उसका पता कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता या फॉरेंसिक प्रयोगशाला कानूनी समस्याओं को समाधान तथा अपराधियों के पहचान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। फॉरेंसिक में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति पर अगर शक हो रहा था उसका प्रोब तैयार करके हम लोग ये कर सकते हैं। कभी कभी परिवार में पितृत्व की समस्या आ खड़ी होती है, महिला कहती है कि ये अमुक व्यक्ति उसके बच्चे का ही पिता है। ऐसी स्थिति में डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से उसके पिता की पहचान की जा सकती है। ल्यूकेमिया आदि रोगों से ग्रसित रोगी की पहचान एवं उपचार में सहायक होता है। पृथ्वी पर किसी जीव की जाति की उत्पत्ति या अन्य जातियों के साथ उसके संबंध में जानकारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से की जा सकती है, क्योंकि जो प्रोब मिलता है मतलब उसमें जो डीएनए में जो बैंड मिलता है उस बैंड के अंतर संबंध से समानता और विसमानता के आधार पर या फिर अंतर के आधार पर उसका पृथ्वी में किसी भी जीव से कैसे उत्पत्ति हुई है या फिर उससे कैसे अंतर संबंध है ये भी हम लोग पता कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आनुवांशिक संबंध का भी पता लगाया जा सकता है, किसके द्वारा, डीएनए के माध्यम से, डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से। ये लगभग सारे देशों में हमारे विश्व में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जा रहा है। जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो महिला थी, मतलब जो हत्यारिन थी महिला, उसकी पहचान धनु के रूप में की गई थी, धानु। इसी प्रकार अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे बिल क्लिंटन तथा व्हाइट हाउस में इनको तत्कालीन महिला कर्मचारी मोनिका लेविंस्की के बीच जो था उनके संबंध का खुलासा इसी के माध्यम से हुआ था। ठीक है, डीएनए के माध्यम से।
इसके डीएनए से भी आपका डीएनए जो फिंगरप्रिंट टॉपिक है उससे भी आपको 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर उसका प्रोसेस आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो पहले क्या लिखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, देन उसके बाद लिखेंगे कि उसका प्रोसेस क्या होता है, फिर आप पिक्चर बता सकते हैं, फिर उसकी उपयोगिता बता सकते हैं कि उससे क्या क्या हमको लाभ होता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जीनोम और जीनोमिक्स, है ना, जीनोमिक्स। तो ये क्या था, उसमें भी हम लोगों ने मानव जीनोम परियोजना पढ़ा, जीनोम और चावल जीनोम परियोजना पढ़ा। उन दोनों को भी हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आता। उससे पूर्व में पढ़ा जीन अभिव्यक्ति और जीन का नियमन, जीन का अभिव्यक्ति और जीन का जीनोम में नियमन कैसे होता है, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो उसको भी आप लोग शॉर्ट रूम में लिखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स का उसका नंबर नहीं आता, 2 या 3 मार्क्स का नंबर आता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो यहीं पे समाप्त होता है। आपको लगभग सारे जो टॉपिक्स है, आई होप आपको सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, और इन्हीं टॉपिक से ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसलिए सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें क्या होता है, 1 नंबर और जो 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो अंदर टॉपिक के अंदर से भी पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण, अब इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण शब्द और सिद्धांत क्या क्या है ये देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक कोशिका के डीएनए का दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो, एक कोशिका जो होता है उसका डीएनए का दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होना और वहाँ पर जाकर कोशिका के लक्षणों को परिवर्तित करना। इस प्रक्रिया की खोज ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 द्वारा किया था, जिसको डिप्लोकोकस न्यूमेनी नामक जीवाणु में किया था। फिर है 4 गाफ का नियम। प्रत्येक जीव में डीएनए में AG और CT अनुपात स्थिर होता है, एडेनिन के साथ ग्वानिन और साइटोसिन के साथ थाइमिन। ये जो होता है 4 गाफ का नियम, ये बोलता है कि इन दोनों के बीच ही पेयरिंग होता है। ठीक है, सेंट्रल डोगमा, आनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से mRNA तथा mRNA से प्रोटीन तक पहुंचना क्या कहलाता है, सेंट्रल डोगमा कहलाता है। ये प्रोसेस हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा था। इन्फॉर्मोसोम तथा स्पीरिन, यूकैरियोट्स में mRNA केंद्रक से कोशिका द्रव्य में mRNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के रूप में पहुंचता है। इसे क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मोसोम। सिस्ट्रॉन, यह जीन की क्रियात्मक इकाई होती है जो कि पॉलीपेप्टाइड का एक पूर्ण अणु के रूप में बनता है। फिर है एंटीकोडान। एंटीकोडान क्या होता है कि आरएनए के त्रिक नाइट्रोजनी क्षारक जो mRNA के कोडान के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। कोडान mRNA पर उपस्थित 3 नाइट्रोजनी क्षारक का क्रम जो कि अमीनो अम्ल की कोडिंग करता है। कोई भी अमीनो अम्ल का कोडिंग कौन करता है, नाइट्रोजनी क्षारक का क्रम। आनुवांशिक कूट mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स का वह कम से कम संख्या जो कि एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आनुवांशिक कूट क्या कहता है कि जो mRNA होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स को कम से कम संख्या जो एक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। हेलिकेज, हेलिकेज क्या होता है, डीएनए कुंडलिन का अकुंडलीकरण करने वाला एंजाइम। ये जो डीएनए कुंडलित होता है उसको क्या कर देता है, अकुंडलित करता है, तो उसमें भी एंजाइम हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं, हेलिकेज। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए के mRNA का संश्लेषण, और ट्रांसलेशन क्या होता है कि mRNA से प्रोटीन का संश्लेषण। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से mRNA का संश्लेषण, और फिर जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है कि mRNA से प्रोटीन का संश्लेषण। ये सारे जो शॉर्ट आपके डेफिनेशन के रूप में पूछे जा सकते हैं, ये इस चीज़ को आप लोग याद कर सकते हैं यहाँ से। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 है जो वंशागतिकी के आणविक आधार, यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो लेसन है उसके वीडियोस के जो लिए आप जुड़े रहिए CG शिक्षा ऐप में। धन्यवाद।